और मंच पर आएंगे कामरेड ओम प्रकाश जी। लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। कामरेड ओम प्रकाश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीटू नेता हैं, किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं और आज इस मंच से एक बार फिर से अपनी आवाज को, भिवानी की आवाज को बुलंद करेंगे। और इस सत्र का संचालन करेंगे वरिष्ठ सहयोगी पराग गुप्ता जी। पराग जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद रवि आपका। जैसा कि रवि ने बताया कि इस मंच के माध्यम से हम जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उन्हें उठाएंगे और साथ ही स्वास्थ्य की भी बात इस सेशन में होगी। और सिर्फ बहस नहीं, बल्कि बहस करते करते समाधान क्या हो सकता है इस पर भी बात होगी। बहुत जरूरी है। हमारे तीनों खास मेहमानों का परिचय। भवानी प्रताप जी चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं जो लोकल स्तर पर यहाँ की सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं। किसान नेता के तौर पर कॉमरेड ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और रघुवीर शांडिल्य जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप योगदान दे रहे हैं। आपसे यहाँ की व्यवस्थाओं को हम समझेंगे। स्वास्थ्य एक ऐसी जरूरत है जो हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी कोशिश सरकार भी करती है। तो सबसे पहले भवानी प्रताप जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। लोकल स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हम जब आए तो हमने जानी, छोटी छोटी दिक्कतें लोगों के बीच में हैं। आप एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, खुद पार्षद भी हैं, तो किस तरह से इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपने काम किया? अब तक कितनी कामयाबी इसमें आपको मिली और कितना काम अभी बाकी रह गया है? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन और एक मंच आपने भिवानी में दिया। और जो आपने प्रश्न किया कि भिवानी की सुविधाओं और मूलभूत सुविधाएं, जो समस्याएं हैं, उनको कितना रह गया और कितना हमने उनको छुआ है। अब हमारा नगर परिषद का जब चुनाव हुआ तो उसको नई नगर परिषद गठित हुए हमारे लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो गलियां कच्ची थी, जो गलियां चलने लायक नहीं थी, गलियों के अंदर अंधेरा था, उन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए हमने ऐसी 400 से ज़्यादा गलियों का निर्माण हम करवा चुके हैं। शहर के अंदर कोई भी कोना ऐसा ना रहे, कोई पॉइंट ऐसा ना रहे जहां अंधेरा हो, कोई गली ऐसी ना रहे। हमने 20,000 से ज़्यादा लाइटें शहर के अंदर लगवाई हैं। आज आप देखोगे तो शहर की प्रत्येक गली के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आपको काफ़ी सुधरी हुई मिलेगी। और हम शहर के इस मूलभूत ढांचे से अलग हम चाहते हैं कि हमने स्वच्छता के विषय को हमने गंभीरता से लेते, इसको बहुत अच्छी योजना बना करके हमारी पूरे पार्षद साथियों की टीम ने और माननीय विधायक जी के सहयोग आशीर्वाद से हमने बहुत अच्छा काम शहर के अंदर किया है। पहले आपने देखा हो कि 5-6 साल पहले कचरों के बड़े बड़े ढेर होते थे। आज शहर के चाहे बाजार की बात हो चाहे गलियों की बात हो, हमने कचरे को ढेरों ख़त्म करने के लिए घर घर कचरा उठाने का कार्य हमने शुरू किया। हमारा हरियाणा सरकार का इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान भी है। हमारे कर्मचारियों ने शहर के अंदर कचरों के पॉइंटों ख़त्म करने का काम किया। हमने मिल करके एक योजना बनाई कि शहर को सौंदर्यीकरण की तरफ हम बढ़ाया जाए। ठीक है, गलियां बनती रहती हैं, गलियां, सीवर, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। ये तो हमारा मौलिक और नैतिक दोनों अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, हमें निभाने चाहिए। लेकिन हमने शहर को एक सौंदर्यीकरण के रूप में भी आगे बढ़ाना है। इसको हमने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हमारी शहर के अंदर अब सौंदर्यीकरण को लेकर चल रही हैं। चाहे हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल हो, चाहे हमारे प्रवेश मार्ग हो, ब्यूटिफिकेशन का काम हो, जहाँ कचरे के पॉइंट होते थे उन पॉइंटों को ख़त्म करके हमने और सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। चाहे पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात हो, हर एक विषय को हमने छू करके, और हमने सबसे बड़ी बात प्रत्येक वार्ड के अंदर जा करके हमने नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत खुला दरबार का आयोजन करना शुरू किया। माननीय विधायक जी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, हमारे पार्षदगण उसमें उपस्थित रहते हैं, और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ हम प्रत्येक वार्ड के अंदर जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और जो जो समस्याएं मौके पर लोग बताते हैं उनका प्रयास करते हैं कि मौके पर समाधान कर लें। और जो समस्याएं आगे जाकर के हमें समाधान करनी है, उनका निश्चित समय हम वहाँ पर उनको वचन करके आते हैं कि आपको हम 2 महीने में, 3 महीने के अंदर, चाहे 1 महीने के अंदर, चाहे 1 दिन के अंदर इन समस्या का निराकरण करेंगे। ओम प्रकाश जी, किस तरह देख रहे हैं भिवानी के विकास को? एक किसान नेता के तौर पर किसानी के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? संभावनाएं कुछ हैं क्या? अभी भी कुछ बाकी रह गया है? कमियां कुछ हैं? क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखो पराग जी, ऐसा है, अभी हमारे विधायक जी ने भी बोला था, अभी नगर परिषद के चेयरमैन भी बोल रहे हैं, शहर की हालत बहुत ख़राब है। 80% लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। यहाँ तक भी विधायक के पीछे गली और विधायक वाली गली में भी 2 दिन पहले मैं गया था,
वहां 2 साल से पानी नहीं आ रहा पर्याप्त मात्रा में, और आ रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है। अब विधायक जी सुनते तो है नहीं किसी की, इसलिए कोई मतलब लोग भी ये मान लेते हैं कि बेकार है उनके पास जाना, सुनाई नहीं कर रहे वो जो। और आप देख लीजिए जो वाटर टैंक हैं वहां गंदगी जमी हुई है, कोई प्योरीफाई नहीं होता पानी, और बहुत बुरी हालत है। सीवरेज की भी बहुत बुरी हालत है। आए दिन लोग बुलाते हैं कि हमारा सीवरेज रुक गया, एक बार वो महकमे के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। पिछले 11 साल से हालत बहुत खराब है। और दूसरी जो बातें हैं, अभी 3 दर्जन गांव में जल भराव और पानी बाढ़ आ गई थी, कोई व्यवस्था नहीं करी उसको रोकने की जय, और ना ही उन किसानों को कोई मुआवजा दिया। ये हालत है, पानी नहीं आ रहा। ये जो भिवानी हल्के के गांव हैं 10-12, ये बामड़ा है, पूर्णपुरा है, सांगा है, उमरावत है, धारेड़ू है, यहां पीने का पानी नहीं मिल रहा। 1000-1000 रुपये, 800-800 रुपये लेके टैंकर मंगा रहे हैं लोग। सिंचाई की तो छोड़ो, पीने का पानी नहीं मिल रहा। और ये सर्दियों में हालत है पराग जी, गर्मियां आ जाएंगी फिर क्या होगा। पिछले गर्मियों में बहुत बुरी हालत थी, जो हमारा पंजाब ने पानी रोक लिया था, उस समय हाहाकार मचा था, टैंकों में हमारा पानी भी नहीं बचा था। तो जब शहर में पीने का पानी स्वच्छ ना लो, सारे पार्कों की सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था ठप पड़ी है, पार्कों की बुरी हालत है। ये ठीक है कि नगर परिषद के चेयरमैन हमारे एमएलए साहब रोज नारियल फोड़ देते हैं, इतने करोड़ लगेंगे, इतने करोड़ लगेंगे, पार्कों का सुधार करेंगे, शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे, अखबारों में तो अच्छी लगती है। 11 साल के बाद आप देखो 50 साल से लाइनें खराब है, अभी 300 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, क्या पता लोगों को संदेह है कि वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ विकास कागजों में, ये भिवानी में धरातल पर नहीं है। बिल्कुल कागजों में है, रोजगार की बुरी हालत है, और गरीब बस्तियों में जहां सड़क ठीक ठाक है उसको पाड़ी की दोबारा चेयरपर्सन प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि हमने साफ पानी पीने का लोगों को दिया है, और आप कह रहे हैं कि सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है। चेयरमैन जिस वार्ड के एमसी है ना, वहां आप जाके देख लीजिए, सब स्टेशन है एक पानी का, वहां वो खुला पड़ा है। चलिए मैं जनता से ही सीधा पूछूंगा। हाँ, सर, मैं सीधा जनता से पूछूंगा। रवि आप तैयार रहिए जनता के सवालों के लिए। दूसरे जानवर भी गिर सकते हैं। हाँ, एक शॉर्ट कमेंट, एक इसका जवाब दूंगा मैं। भवानी जी, मैं चलो विपक्ष को कुछ तो कहना होता है, लेकिन कुछ तो कहेंगे, और कुछ नहीं कहेंगे तो विपक्ष किस बात का। तो कामेड़ जी ने चलो बातें तो उठाई, लेकिन एक मुद्दा उठाने से पहले हम धरातल पे जाकर वो देखें। आपने पार्कों की बात की है, आप हमें एक पार्क बताइए जहां हमारा विकास का कार्य ना चल रहा हो। आपने गंदे पानी की बात बताई, आपने 11 सालों की तो बात बताई है, लेकिन 11 साल से पीछे की मैं आपको लेकर चलता हूं। हम 2010 में पहली बार पार्षद बने थे, उस समय सीवर व्यवस्था इतनी खराब थी, कांग्रेस शासन था, उस समय एक कंप्लेन को करके हम खुद जाते थे डिस्पोजल देश चुंगी पर, एक हफ्ते के अंदर सीवर मैन आता था और गलियों की सीवरेज व्यवस्था को खोलने का काम करता था। तो मंच के बाद फिर ओम प्रकाश भी आपको लेकर जाएंगे, तो आप जाएंगे समस्या को देखने के लिए? हम तो रोज मिलते हैं, हम तो मौके पे रहते हैं। ठीक है, आप समस्याएं बताएं, हम उनको ठीक करेंगे। लेकिन आज उन चीजों के बाद बहुत सुधार है। देखिए इतना बड़ा शहर है, पुरानी व्यवस्था को सुधारने के लिए ही अभी माननीय विधायक जी ने बताया 300 करोड़ कर लगभग ये चीजों को बजट पास किया है सीवर पानी के लिए। अब चीजें सुधरती रहेंगी, आगे शहर बढ़ता रहेगा। लेकिन ये नहीं, ठीक है इतने बड़े शहर में कई समस्या आएगी, उसका समाधान भी होता है, ऐसी बात नहीं कि समस्या लंबी रहती है। ठीक है रघुवीर जी, मैं आऊंगा सर आपके पास। रघुवीर जी, सवाल स्वास्थ्य को लेकर, कितनी सुविधाएं भिवानी में जनता को मिल पा रही हैं, और क्या रेफरल की जो बात आती है कि साहब स्थानीय स्तर पर लोगों को पुख्ता इलाज नहीं मिल पाता, इसलिए उनको दूसरी जगह पर रेफर करना पड़ता है, क्या आज भी ये समस्या भिवानी की है, और अगर है तो क्यों है, कितना वक्त लगेगा इसके समाधान में? मैं आप सभी का, खास करके इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय और जो भी जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उनको एक मत से सभी लोगों को अवेयर करने का काम किया। रही स्वास्थ्य की बात, हमारे लगभग 12.5 लाख की पॉपुलेशन है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमारा एक जनरल हॉस्पिटल है 300 बेडेड का, और एक मेडिकल कॉलेज भी अभी फंक्शनल हो गया है। 7 हमारी CHC हैं, 25 हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, और 141 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। लगभग हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो 7 से 10 हज़ार OPD होती है,
और 300 से 400 आईपीडी होती है। इसमें हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर आरती राव सिंह ने जैसे ही इसमें अपना पद का ग्रहण किया तो उन्होंने हॉस्पिटल ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया, और जो हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी उसी समय से ही हमारे जितने भी पेशेंट हों डायलिसिस के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम तो हमारे डायलिसिस की सुविधा भी है, एमआरआई सीटी स्कैन पीपी मोड पर सुविधा है, और जितनी तरह की हमारी आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 महीने में हमारी स्टेट हेडक्वार्टर में स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग होती है। उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो एसओपी दी जाती है वो रूट लेवल पर कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्स रेशो है वो हमारा भिवानी का 926 हो गया है, जबकि पिछले साल 919 था। तो हर सेक्टर में हमारे जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 130 तरह की डायग्नोसिस की सुविधा है, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, लिपिड प्रोफाइल है, एचबी है, सीबीसी है, तो और ये एक्सटेंशन भी की गई है। हमने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लैब भी बना रखी है, जो सीएचसी लेवल पर जो हमारी सीबीसी है और जितने भी टेस्ट होते हैं डेंगू के हैं, चिकनगुनिया के हैं, वो अवेलेबल हैं जी। हमारी जो टीबी एलिमिनेशन का जो कार्य है 312 पंचायत हैं, उन 312 में पंचायतों में से 180 पंचायत हमने टीबी फ्री कर दी हैं। हमारे मैटरनल और हेल्थ में जो बच्चे हैं उसकी फुल इम्यूनाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो 98% है। तो हमारी जो भिवानी में और पूरा हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ सवाल जनता से भी आ रहे हैं। रवि, ओवर टू यू। बोलिए, आवाज आ रही है। सर, अभी आपने कहा कि भिवानी के अंदर 20,000 स्ट्रीट लाइटें आपने लगवाई हैं। सर, आप कभी ग्राउंड लेवल पे आइए और मैक्सिमम रोड्स जो हैं, जो मेन रोड्स हैं, उन पे भी स्ट्रीट लाइट ऑन, पोल जरूर लगे हुए हैं पर स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑन नहीं होती। सेकंड थिंग, कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे भिवानी में अमृत योजना आई थी कि जो बारिश का पानी है उन सीवर से होकर वो बाहर चला जाएगा शहर से, बट वो अमृत योजना के तहत जो सीवर वहाँ पर लगाए गए थे उनमें इतनी ज़्यादा मिट्टी और उनमें इतना ज़्यादा कचरा भर चुका है, पानी इसलिए हमारे शहर में भरता है। तो स्ट्रीट लाइट ना तो वो वर्क कर रही है ना वो अमृत योजना काम कर रही है। नेताजी की पोल तो सबके सामने खुल रही है और आप कह रहे थे कि विकास भर भर के हुआ है भिवानी में। बिजली का कोई फॉल्ट कभी हो जाता है तो जो समस्या कई बार आती है, चाहे किसी वार्ड की हो किसी गली की हो, तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान स्ट्रीट लाइट काम करते हैं। अगर कोई ऐसी कोई जगह आपने बताई है, चाहे प्रवेश हमारे मुख्य मार्ग हैं, तो प्रत्येक मार्ग के ऊपर जो पुराने पोल थे अभी 2 करोड़ की लागत से हमारे इसी महीने करीब 250 करीब पोल स्ट्रीट लाइट के बदलने जा रहे हैं। कहीं केबल की दिक्कत थी तो हमने केबल भी नई लगवाई हैं, और छोटी मोटी कोई समस्या आती है वार्ड के स्तर पे आती है या किसी अन्य पार्षद के माध्यम से आती है तो 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान भी करते हैं। एक और सवाल सीएमओ साहब से प्रश्न है जी, पूछिए। मैं सुभाष तंवर नगर पार्षद हूँ भिवानी से। मेरे सीएमओ साहब से सवाल है कि जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर जो मरीज एडमिट होते हैं उन मरीजों को जो एक भोजन दिया जाता है, जैसे कि हल्का फुल्का जैसे खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ करके जो आइटम दिए जाते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ना ही उनकी कभी जांच होती है, क्योंकि उनमें निवन सतर का जो सामग्री है वो कम यूज की जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बताएं कि आप कभी जांच करवाते हैं उनकी। ये बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है और मैं इसका जवाब भी ये सही तरीके से एविडेंस बेस्ड देना चाहूँगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत पुरानी कर रहे हैं। आप शायद हॉस्पिटल में गए नहीं हो। आप जैसे दानवीर और सहयोग से ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सभी को भोजन दिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता खुद अपने पैसे से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो खुद ही क्वालिटी देख रहे हैं, और क्वालिटी के लिए हमने नोडल अफसर बना रखा है और डाइटिशियन भी है, और उसकी जो फूड है उसकी समय समय पर सैंपलिंग भी होती है। सामाजिक जितनी और बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी वजह के कंपैरिजन में
हमारा जो हॉस्पिटल में खाने की सुविधा है बहुत उच्च क्वालिटी की है। एक साथ दो प्रश्न है पराग जी, आप पूछ लीजिए दोनों प्रश्न। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं सबसे पहली बात भिवानी प्रताप सिंह जी का समर्थन करते हुए बोल रही हूँ। हमने हमारे इलाके में परिवर्तन देखे हैं, हमने शहर के उन कचरे पॉइंटों को सेल्फी पॉइंट बनते हुए देखा है। हमारी नज़र आज भी उन्हीं पॉइंट्स पर रहती है जो बहुत सुंदर तरीके से बन गए हैं, जिस पर अगर एक परिवार जाकर बैठकर खाना भी खाकर फोटो खिंचवाना चाहे तो वो खिंचवा सकता है। सच में भिवानी में पिछले 9-10 सालों में हमने काम होते देखा है। भिवानी सिर्फ खाली नहीं है, भिवानी भवानी प्रताप सिंह जी बनाने में लगे हुए हैं और हमें इस पर प्राउड है। जी आप पूछिए। सर मेरा प्रश्न है कि जो ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं जनता के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे कि नॉर्मल नॉन होते हैं तो उनको तो अच्छे से देख लेते हैं, जो अननोन होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों है? आपने बहुत ही वैलिड प्रश्न उठाया, क्योंकि इलाज के साथ साथ में डॉक्टर का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। दुआ और दवा दोनों काम इकट्ठी होती, सिनर्जेटिक काम जब भी करती है। इस पे हमारी निगरानी है, लेकिन क्योंकि फिजिकल के साथ साथ में स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत मायने रखता है, इसके लिए हम डॉक्टरों को समय समय पर काउंसलिंग भी करवाते रहते हैं ताकि उसका स्ट्रेस कम रहे, और फिर भी कोई नोटोरियस हो तो उसकी हम जांच करके दंडित भी करते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि डॉक्टर का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए सभी आदमी की, सभी मरीज की। कहते हैं कि मरीज बातों से और व्यवहार से उसमें बहुत ही असर पड़ता है और प्लेसिबो का भी काम करता है। तो इसके ऊपर पूरी संस्था का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी कोशिश है कि उनको डॉक्टरों के ऊपर वर्कलोड कम रहे, ताकि वर्कलोड कम रहे तो वो शांति से डॉक्टरों के अच्छा व्यवहार करे। और कई बार सिचुएशन और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उनका व्यवहार जो गलत करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट आपके द्वारा आपके साथ होया होगा जब भी आपने मुद्दा उठाया है। इसके लिए हम सभी डॉक्टरों को समय समय पर काउंसलर और उनकी हिदायतें देते हैं कि हम अपनी ड्यूटी ठीक तरह से करें। भवानी जी के लिए तालियां बज गई। खैर, यही इस देश की खूबसूरती है। एक महिला शक्ति ने सवाल उठाया और दूसरी महिला शक्ति ने समर्थन भी आपका किया, यानी काम तो हो रहा है लेकिन कुछ कमियां अभी बाकी हैं। भवानी जी बिल्कुल, उन कमियों को दूर करने के लिए तुम आए हैं और जनता के बीच से कुछ शिकायतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनका समाधान भी होगा और इन्हीं समस्याओं को और शिकायतों को उनके पास जा कर के हम सुनने का काम हम प्रत्येक वार्ड के अंदर जा कर रहे हैं। और मैं मानूं कि हम 31 हमारे 18 वार्डों के करीब हम माननीय विधायक जी के साथ वहाँ पहुँचे हैं। किसी प्रकार की समस्याएं होती है, अभी बहन जी ने लाइट की समस्या बताई है, तो 24 घंटे के अंदर उस समस्या का निदान भी होता है। कहीं सड़कें टूटी हुई है, बनाने का काम है, कहीं अतिक्रमण की भी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी उन पर निश्चित रूप से तय समय के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित हम करते हैं। ठीक है, कॉमरेड साहब संतुष्ट हैं भवानी जी की बात से और आपको उम्मीद है कि अगर कुछ कमियां आपको नजर आती हैं तो पूरी हो जाएंगी बहुत जल्द। देखो जी, बातों से तो संतुष्ट होया नहीं जा सकता जब तक व्यवहार में दिखाई ना दे। अब लाइट की जो बात है, लाइट की अगर स्विच खराब हो जाता है तो महीना महीना वो स्विच ठीक नहीं होता, दिन में भी लाइटें जली रहती है, बहुत वेस्टेज होती है बिजली की। मतलब व्यवस्था बिल्कुल और रात को जो ना खराब होगी तो खराब होगी, फोन करते रहो। ये है जी। दूसरा, डॉक्टर साहब का मैं प्रशंसक हूं, डॉक्टर साहब के ऊपर मैं कोई गलत आक्षेप नहीं लगाऊंगा। अल्ट्रासाउंड का हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है, एक ही मशीन तो शायद 2 हैं, लेकिन अगर वो छुट्टी चला जाए, कोई अकस्मात में चला जाए तो दूसरा डॉक्टर नहीं है। मरीज बाहर जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के 1800 रुपए खर्च करके अल्ट्रासाउंड। चलिए एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। मैं दूसरा एक और है जी। 1 साल से 4 लिफ्टें थी यहाँ, वो खराब पड़ी हैं। हमने कई बार प्रदर्शन किया, डॉक्टर साहब को ज्ञापन दिए, 4 महीने से 77 लाख रुपए आए हुए हैं, अभी तक भी 2 लिफ्ट भी ठीक नहीं है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले डॉक्टर साहब संक्षेप में रखिए। पहला प्रश्न तो ये है कि इन्होंने कहा कि लिफ्ट खराब हैं। ये बिल्कुल ठीक है, लिफ्ट खराब थी और अभी भी हैं, क्योंकि उनको रिपेयर करने के लिए हमने जो पेरेंटल कंपनी है उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिले। स्पेयर पार्ट नहीं मिले तो टेक्निकली, क्योंकि लिफ्ट कंडम होती है, उनको चलाना
स्वाभाविक और लीगली ठीक नहीं है। हमने उसका एस्टीमेट बनवा करके जल्दी से उसका बजट पास करवाया। बजट पास करते ही जिसने एस्टीमेट BNR ने बनाया था उनको हमने हैंड ओवर कर रखा है, उनका काम चल रहा है। हम हर हफ्ते उसको स्पीड अप करने के लिए कह रहे हैं। ये समस्या क्योंकि हम भी 4-5 मंजिल ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, मरीज को भी दिक्कत आती है, तो इसका काम चल रहा है। ये इनकी प्रॉब्लम ठीक है बिल्कुल। दूसरी इन क्वेश्चन किया था इन्होंने अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर के लिए पहले PNDT में रजिस्टर करना होता है। हर डॉक्टर उसको अल्ट्रासाउंड लेकर के प्रोब लेकर के अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता, और इसके लिए जो अधिकृत होता है रेडियोलॉजिस्ट हो या सोनोलॉजिस्ट हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट तो लक्की है कि एक रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी है जिसमें रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट की PG में पोस्ट कम थी। अब सरकार इसके ऊपर PG की पोस्टें बढ़ा रही हैं। आने वाले टाइम में रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। तो 2-3 दिन हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट होगा तो उसको भी कुछ पारिवारिक या छुट्टी लेने का हक होता है, तो उसमें हमारी दिक्कत कॉमरेड साहब के सवाल खत्म नहीं होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन समय का अभाव है। समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, बहुत जल्दी से रखिए। कि 400 लोग HRN में भर्ती हैं हॉस्पिटल के, वो 4th क्लास कर्मचारी हैं, दूसरे हैं। 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से उनके नाम ही हटा दिए। ठीक है, बहुत जल्दी संक्षेप में। इन्होंने बताया कि 4 महीने से नहीं है, उनके 2-2.5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी फैमिली ID में एम्प्लॉय ही नहीं दिखा रखा था, एक बात। दूसरी, उन्होंने फैमिली ID में अपने नई फैमिली ID बना दी, जिसको पहले ID थी वो चेंज कर ली, तो क्रिड में उनका डाटा शो ही नहीं हो रहा। तो जो डाटा मैनिपुलेशन मेलाफाइड इंटेंशन, जो कर्मचारी अपने आप की मेलाफाइड इंटेंशन से अपने आप को छिपाता है, फैमिली इनकम गलत करता है, और उसमें एम्प्लॉय होते हुए भी कहता है कि मैं लेबर हूँ, नॉन एम्प्लॉय हूँ, तो उनकी जो अटेंडेंस नहीं मिल रही, उसके लिए हमने कहा कि भाई आप अपना करेक्ट करिए। करेक्ट करवा करके स्टेट हेडक्वार्टर ने उसका डिसीजन लेना है, जैसे उनका हो जाएगा तनख्वाह मिलेगी। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जो अब व्यवस्था कहीं कहीं पर बनी हुई है उसका समाधान हो, और आगे का रोड मैप भी तैयार हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, लोकल स्तर पर भी, किसानों को लेकर भी आगे कुछ बेहतर और हो भिवानी के अंदर, ये उम्मीद इस मंच के माध्यम से हम कर रहे हैं। और जमीनी स्तर पर काम हो, चूंकि लोकल बॉडी के जब इलेक्शन होते हैं तब आम जनता की मूलभूत सुविधाओं का जिक्र होता है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम सारी चीजें आती हैं, और अगर यही लोगों को नसीब ना हो तो फिर जाहिर है सवाल उठते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में और बेहतर आगे काम हो। तो मंच लगातार जारी है, आप बनी रहिए। बिल्कुल, शहर की सरकार किस तरह से काम करती है वो बानगी यहां पर देखी गई है। सवाल भी उठाए गए थे, तमाम चीजें उठाई गई थी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पराग जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मंच पर रुकिएगा। तीनों मेहमानों को यहां पर सम्मानित करके जी ये बड़ी बात है, क्योंकि शहर के लोग आईना होते हैं। देखो, काम कर रहा है, ये कि जो कहेंगे वो काम करने वाला कहता है वो ढील कर देता है। एक बार ऐसा वाकई उन्होंने किसी जिम में लगाया, वो लेट हो गया, वो 2 घंटे खराब कर दिए उसने, लेकिन इनकी तरफ से पूरा सहयोग मिला, और बहुत शिष्टाचार से, बहुत सम्मान से बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ऐसे नौजवान पे हमें फख्र है। चलिए, उम्मीद है इस तरह के मुद्दे लगातार उठते रहेंगे। हुक्मरानों पर जो है वो सवाल भी दागे जाएंगे और तमाम चीजें होंगी। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश भिवानी मंच।
ले जो कर रहे हैं या बात नहीं बताइए कि ना इसके बाद बैक टू बैक करेंगे अपन वो सेशन ठीक है कभी होगा अब दोनों करें वेट किया मैं करूं आप वो कर दो अनाउंस कर दो मैं दोनों कर लेंगे और डर रही कि मैं अभी बोलता हूँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण सत्र सुबह से जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, तमाम चीजों पर चर्चा की थी, लेकिन हरियाणवी पर बात करेंगे। जब तक हरियाणवी की बात ना करें, हरियाणा की बात ना करें तो कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तमाम लोग हरियाणा वासी हैं और हरियाणा के लोग हरियाणवी में बात करेंगे। 3 दिग्गज कवि अगर मैं बात करूं हरियाणा के, वीएम बेचैन साहब, विनोद मेहरा बेचैन साहब, वो भी यहां पर आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर शिवकांत शर्मा प्रख्यात लेखक हैं, गायक भी हैं, गजलकार हैं, वो भी आएंगे मंच पर, वो भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। और इनके अलावा हरिकेश पंघाल जी प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ कविताएं रचते हैं, कविताएं लिखते हैं। ये जो अब सेगमेंट होगा इसमें आनंद आएगा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जैसा कि ब्रेक से पहले रवि ने बताया कि ये सेशन बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इसमें हंसी टिटोली भी होगी और कविताओं के जरिए तंज भी होगा। तो समझेंगे कवियों के माध्यम से भिवानी की राजनीति को, कवियों की जुबानी ये भी समझेंगे कि भिवानी का विकास आखिर कितना हुआ है। और मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर वीएम बेचैन साहब को। वीएम बेचैन साहब आप मंच पर आए, जोरदार तालियां हमारे कवि डॉक्टर वीएम बेचैन के लिए। और दूसरे कवि डॉक्टर हरकेश पंघाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, जोरदार तालियां। और तीसरे कवि डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, जोरदार तालियां। तो 3 कवियों के साथ ये पैनल होगा। मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा इस सेशन को होस्ट करेंगे। रवि आप मंच पर आए और तीनों कवियों के साथ आज भिवानी के विकास को समझने की कोशिश करें। आज के दौर में सवाल यह है कि क्या कविताओं के माध्यम से जो सवाल पूछे जा रहे हैं इस समाज के जरिए, इस समाज में वो कितने ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें हंसी भी होती है, तंज भी होता है, उनका लहजा अलग होता है। जब सच्चाई कड़वी हो तब कविता को कितना बेबाक होना चाहिए, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। रवि, ओवर टू यू। शुक्रिया पराग। और जिस घड़ी का इंतजार था, ये कवि हालांकि सिद्धहस्त कवि हैं, बात हरियाणा में होगी, हरियाणवी में होगी, बात हिंदी में भी होगी, और इनकी रचनाओं पर ना केवल बात होगी बल्कि वो रचनाएं ये लोग प्रस्तुत भी करेंगे। 3 बड़े कवि हैं, बड़ा नाम है। डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी की बात करें, पेशे से भले ही चिकित्सक हैं, लेकिन जो कवि है, जो शायर है, वो अनायास निकल जाता है। डॉक्टर हरिकेश पंघाल जी की बात करें,
प्रोफेसर हैं पेशे से डॉक्टर हरिकेश पंघाल, लेकिन इनकी कविताएं जो है वो प्रसिद्ध है और डॉक्टर वीएम बेचैन के नाम को तो कौन नहीं जानता, तमाम लोग जो है परिचित हैं। तो तीनों राष्ट्रीय स्तर के कवियों का इस महफिल में स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिवकांत जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, हर चीज को, त्योहारों को, तीज को, परंपराओं को कहीं ना कहीं कविताई के माध्यम से बयां किया जाता है। अभी चूंकि कल लोहड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति का पर्व आएगा, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी आएगा। हरियाणा में तो लोग जो शिक्षा की भी अगर बात करते हैं कविताओं के जरिए करते हैं, यानी हरियाणा का साहित्य है, हरियाणा की बोली, ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कोई संदेश देती हैं। क्या कहेंगे और कविताओं के जरिए, साहित्य के जरिए बताइएगा। देखिए, हम सब अधिकांश जो यहाँ पर चाहे मंच पर बैठे हैं, चाहे मेरे सम्मुख इस सभागार में जो भी हमारे मित्र बैठे हैं, हमारी जड़ें हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी हैं। और मैं नहीं समझता जो हरियाणा में पैदा चाहे ना भी हुआ हो, अगर हरियाणा में आके बस गया है, यहाँ रह रहा है कुछ सालों से, तो यहाँ की माटी की खुशबू से वो सरोबार है। और उसको हरियाणवी भाषा की जो एक मिठास है, लोग कहने को यूँ कहते हैं हमारी भाषा थोड़ी अक्खड़ है, लेकिन हमारी भाषा की अपनी एक मिठास है। हमारी गाड़ियों में भी एक अपना प्यार है। हमारी माँ भी जो लाड़ में अपने बेटे को गार्डन जोगा कह देती है, अरे गार्डन जोगा कड़ गया था तू। ये गार्डन जोगा अपने आप में इसका अर्थ निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ, वो खराब अर्थ है, लेकिन ये भी एक लाड की एक परिभाषा। हम अपने जीजा को भी गाली देके बोलते हैं। ये हमारी हरियाणवी संस्कृति की एक विशेष खुशबू है जो हमारे शिष्टाचार में लोगों को चाहे अटपटी लगे, लेकिन वो अपने आप में, हम किसी को अपनेपन में कुछ कह देते हैं खट्टा मीठा, तो उसका भी वो आनंद लेता है, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। तो मैं, क्योंकि मैं भी हरियाणा की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा रहा हूँ, चाहे मैं मेडिकल कॉलेज में गया, चाहे मैंने इंग्लिश में सारी पढ़ाई की, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणवी मेरी रोम रोम में है, मेरे व्यवहार में है। मैं अपने अस्पताल में भी अपनी चिकित्सा के कार्य में जब भी व्यस्त होता हूँ, अपने मरीजों से जो मेरी बातचीत होती है, जो भी मेरा वार्तालाप है, वो अधिकांश उसमें हरियाणवी का एक जो है प्रभाव रहता है। और यही कारण है कि मेरे मरीज बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरी वो अच्छी तरह समझ पाते हैं और मैं भी उनकी बातें समझ पाता हूँ। जाहिर तौर पर डॉक्टर हरिकेश पंघाल जी क्या कहेंगे? रवि जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि हमारे शहर में आपने इतना अच्छे कार्यक्रम, पूरे दिन से चिंतन का कार्यक्रम आपने चलाया। और निश्चित तौर पे 4 पंक्तियाँ मैं आपके चैनल के लिए, क्योंकि आप लगातार हरियाणा के जनमानस की आवाज़ उठाते रहे हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी खबरें हों या वाणिज्य से या ज्ञान से या राजनीति से या खेलों से, आप पूरे दिन दर्शकों से निवेदन है कि एक्टिवेट रहिएगा, थोड़ा आप पूरा दिन से मन से सुनिएगा। हमारे हरियाणा के जनमानस की आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरा कवि होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व भी है, और क्योंकि मेरे शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है। और एक बात और बताऊं, जिस प्रांगण में आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरी तालियां हो जाए यहाँ पर। मेरी यादें भी आपने यहाँ पर दोबारा ताजा करवा दी कि इंडिया न्यूज़ केवल चैनल नहीं, खबरों का संसार है। क्या बात है? इंडिया न्यूज़ केवल चैनल नहीं, खबरों का संसार है। खेल, साहित्य, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान से सजा दरबार है ये मित्र के व्यवहार सा, बुजुर्गों के सत्कार सा, अटूट एतबार सा, रोमानी है प्यार सा। ये राजनीति की चतुराई है, अध्यात्म की गहराई है, वाणिज्य का आधार है, खेलों का सूत्रधार है, साहित्य का सांझी है, मनोरंजन का मांझी है। भारत के घर घर में बजती इसकी ही झनकार है। इंडिया न्यूज़ केवल चैनल नहीं, खबरों का संसार है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। आपका चैनल इसी प्रकार से हरियाणा की माटी को, हरियाणा के जनमानस से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा को और उसकी बात को प्रमुखता से इसी प्रकार उठाता रहे। देखिए, लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा इस तरह के मुद्दों को तो उठाता ही, आमजन के सरोकारों से भी जुड़ा है। हम सत्तासीनों के समक्ष समस्याएं भी उठाते हैं और तमाम चीजें उठाते हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ वक्त जो है वो जाया ना करते हुए, डॉक्टर वीएम बेचैन साहब, आपकी हरियाणवी कविताई, मैं भी हरियाणवी में बात करूंगा, आप भी हरियाणवी में बोलिएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के जितने भी देश दुनिया में दर्शक हैं, उन सारे ने मेरी राम राम।
और राम राम के अलावा बात इंडिया न्यूज की चला है तो इंडिया न्यूज ने पूरे देश दुनिया के अंदर एक खबरों की जो प्राथमिकता है, सच्चाई है, वो तो दी ही दी है, लेकिन हरियाणवी ने साथ में लेके चला है, यह सबसे बड़ी बात है। और हरियाणा ने पूरी देश दुनिया में मस्ती भी खेरी है। आज दुनिया में अगर कोई भी आदमी ठाके मार के हंसा है, कोई भी स्वस्थ अपना अपने महसूस पाओ है, तो मान के चलिए उसमें हरियाणवी पुट पाओगा। हरियाणा का आदमी फालतू टेंशन नहीं उठाया करे। टेंशन हरियाणवी में अंग्रेजी टेंशन एक्चुअली क्या है कि हरियाणवी बोली में इतना गजब का चुंबक है, कोई भी भाषा इसका टच में आ जाओगी, वाइसेवर की हो जाओगी। बेचन जी फिर टच आ गया। टच हम न्यू कहते हैं कि इन कॉलेजा ने, इन मैडमा ने, हाँ, किसी कंडीशन में बहुवचन भी अंग्रेजी के बहुवचन हाँ, बना दें, स्टूडेंटा ने, ये हमें कैसे कहा। मेरी एक कविता थी, वो सुनाऊंगा मैं आप लोगों ने, कि अंग्रेजी की हरियाणवी करो मजा आवेगा, मजा आवेगा। अंग्रेजी की हरियाणवी करो मजा आवेगा, बोली का ताज सर पर धरो मजा आवेगा। कि छोटा हो चाहे बड़ा, फेस माने थोबड़ा। छोटा हो चाहे बड़ा, फेस माने थोबड़ा, और इसमें कोई दो राय नहीं सब आई, विद्या का अर्थ हो ऐसा आई। बहुत बढ़िया बेचन जी। ये हरियाणवी पुट है और अंग्रेजी के अंदर बताया भी जा है। और अच्छा, एक बड़ी चीज, मैं अंग्रेजी से नफरत नहीं करता, भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन कई बार यूं हो जाए कि कोई आदमी आपने लंबी चौड़ी बात बताओ है और आपका समझ में नहीं आओगा, तो आप अंग्रेजी में उस तक कहोगे। और बेचन जी कई बार तो ये देखते हैं, हिंदी भी अगर कोई बोलता है विशुद्ध हिंदी, तो कहते हो अंग्रेज ना बने, अंग्रेज ना बने, लेकिन उसकी लंबी चौड़ी बात सुन के फिर आपने बदला में कहना पड़ा है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज से अगेन। लेकिन हरियाणवी में कहते तुरंत समझ में आ जाएगा अगला का। अंग्रेजी की लंबी चौड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है आपको, ये हमारा अपना लहजा है जो वो बात करा है। और मैं हमेशा क्या करूं कि जिंदगी की जुल्फा ने खुश रह के सुलझाया करो, जिंदगी की जुल्फा ने खुश रह के सुलझाया करो, खुश रहना चाहो सो तो फालतू टेंशन ना उठाया करो। क्या बात है बेचन जी, क्या बात है। डॉक्टर साहब, हाँ, हूं, ये शब्द कुछ ऐसे हैं, मतलब जो जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं से अर्थ स्वतः निकल के आता है। हरियाणवी में तो रस है, कुछ हरियाणवी की पंक्तियां कुछ आप भी अपने मुखारविंद से सुनाइएगा। मैं, आपको पता है, मूलतः मैं गीतकार हूं जी और गजलकार हूं। मैंने कुछ सालों से, मेरे मित्रों को, बेचन भाई को पता है, हरिकेश जी को पता है कि मैंने एक नया प्रयोग किया कि मैंने जो गजल की शैली है, गजल है पर आप में एक अलग विधा है, साहित्य, कविता जैसे कविता अलग होती है, गजल अलग होती है, गीत अलग होता है, इसमें इनका व्याकरण अलग अलग होता है, इसकी जो बनाने की या इसके लिखने की विधि है या उसका एक व्याकरण अलग अलग होता है। मैंने गजल को हरियाणवी भाषा में लिखने का प्रयास किया और कुछ गजलें हरियाणवी भाषा में लिखी हैं। आपको मैं चाहूंगा कि इस मंच का उपयोग करूं, मैं अपनी हरियाणवी गजल सुनाऊं आपको। एक मेरी गजल है जो YouTube पे भी काफी उसकी श्रोता हैं, काफी लोगों ने इसको शायद सुना होगा, पढ़ा होगा, बाबा बन जा। वो बेचैन भाई ने तो बहुत बार सुनी हुई, क्योंकि कई बार प्रोग्राम में मेरे उसके आग्रह होता है सुनाने के लिए, तो मैं उसको सुना चुका हूं। लेकिन आपको मैं, आप में से जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके लिए शायद एक रचना अपने आप में अलग हो। नहीं, वैसे भी आपका बहुत उत्कृष्ट प्रयास है डॉक्टर साहब, वो मैंने भी कई बार कई मंचों से सुनी है। हरियाणा में अपने आप में गजल को एक तरीके से कहना, एक शऊर के साथ कहना, ये डॉक्टर साहब से ही इस विधा में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा। मिर्जा गालिब को भी हरियाणा में जो है, मिर्जा गालिब की कविताई को भी हरियाणवी में प्रस्तुत कर दिया कुछ लोगों ने। बेचन जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक हरियाणा का लड़का पढ़ाई कर रहा है इस प्रयास में कि कुछ बड़ा हो, कुछ खास बन जाऊं, कि मैंने नौकरी मिल जाए, बड़ी अफसर बन जाऊं। उसका बापू उसने रोज देखा पढ़ देने, भाई छोरा तो किताबा नजर गाड़े रहे है सारे सुबह से शाम तक, मेरे ने कोई बनेगा नहीं बनेगा। तो ये बाप बेटे का वार्तालाप है इस गजल में, कि बाप उसको क्या शिक्षा देता है और बेटा क्या क्या उससे प्रश्न करता है, उसका क्या क्या उत्तर मिलता है। देख दुखी मन बाबू बोलिया,
क्यों दुख पावे बाबा बन जा। क्यों दुख पावे बाबा बन जा। देख लड़के को दुखी देखा ना, पढ़ाई तो करने लग रहा, पता नहीं कि मैं बनेगा ना बनेगा। और बोले यार तो क्यों देख दुखी मैंने बाबू बोलिया, क्यों दुख पावे बाबा बन जा। अरे नहीं बची शर्म किसे कहे, क्यों शर्मावे बाबा बन जा। नहीं बची शर्म किसे कहे, क्यों शर्मावे बाबा बन जा। वो छोरा नु के बाबा पापा या बाबू कि मैंने मतलब बनूंगा पढ़ाई करके। तो अब देखिए कि बापू कहता है उसका कि बाबा बन के धूनी लावे लोग बकावे संत को आवे। बाबा बन के धूनी लावे लोग बकावे संत को आवे, चेले चेली गैल हंडावे नाम कमावे बाबा बन जा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। चेले चेली गैल हंडावे नाम कमाओ बाबा बन जा। छोरा बोला बापू कि मैं भी नहीं बना, नेता तो जरूर बन जाऊंगा, हिंदुस्तान में नेता बनना बहुत आसान है। सराफ साहब बैठे हैं। सराफ साहब ने सुन रखी है। वो बिशंबर भाई साहब जो एमएलए थे यहाँ से भवानी खेड़ा से, उन्होंने एक बार मेरे पास मैसेज भेजा, डॉक्टर साहब ये आपकी बाबा बन के कविता भेजो मेरे पास, गजल भेजो। मैंने विधानसभा थोड़ा बहुत रोड़ा पड़ जाएगा, इसमें एक आधी लाइन इसी आओ है। तो उन्होंने मांगी मेरे से एक बार, मैंने उन्होंने सुनाई भी होगी शायद। तो देखो नेता के लिए फिर बापू क्या कहता है, नेता बनकर वोट की खातिर धक्के खा। नेता बनना आसान ना छोरे, कहते सोचता नहीं बन जाएगा फ्री फंड में। नेता बनकर वोट की खातिर धक्के खाने रोज उलाने। नेता बनकर वोट की खातिर धक्के खाने रोज उलाने, नेता खुद तेरे धोरा आवे पैर दबाओ बाबा बन जा। नेता खुद तेरे धोरा आवे बेहतरीन पैर दबाओ बाबा बन जा। अच्छा वो बोला बापू जो और कि मैं नहीं सब छोटा मोटा बिजनेस कर लूंगा, क्या हो गया। बोला सुन छोरे, बिजनेस में से मारा मारी टेंशन भारी मरे उधारी। बिजनेस में से मारा मारी टेंशन भारी मरे उधारी, तने शेठानी घरा बुलावे गुरु बनावे बाबा बन जा। बहुत बढ़िया। तने शेठानी घरा बुलावे गुरु बनावे बाबा बन जा। बोले बापू आजकल तो ये पैसे पूछे देके डॉक्टरी में दाखिला हो जाए, एमबीबीएस कर लूंगा कि मैं थोड़े बहुत पीछे कहता किला बेच दिए डॉक्टर बन जाएगा मैं। जब नंबर नहीं पड़े तो नू बन जाएगा। बोला सुन छोरे, डॉक्टर बनकर सह पछताना नहीं टाइम पे सोना खाना। डॉक्टर बनकर सह पछताना नहीं टाइम पे सोना खाना। डॉक्टर बनकर सह पछताना नहीं टाइम पे सोना खाना, चिमटे गल्ला झाड़े लावे रोग बचाओ बाबा बन जाए। बहुत बढ़िया। क्या करा डॉक्टर बन गए, चिमटे गल्ला झाड़े लावे रोग बचाओ बाबा बन जा। बोला बापू और नहीं तो कम से कम न्यू देखूंगा कि मजदूरी कर लूंगा किते। बोले मजदूरा का सुन ले हाल भाई, मजदूरा का खान का टोटा नहाना धोना दुबर जोटा। जोटा समझो आप, जो विश्राम करते हैं बीच में काम के बीच में, जोटा कहा कर हरियाणा में। मजदूरा के खान का टोटा नहाना धोना दुबर जोटा, मेवे खावे मौज मनावे तीर्थ नहावे बाबा बन जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेवे खावे मौज मनावे तीर्थ नहावे बाबा बन जा। बोला बापू जमींदार तो कर लूंगा, अपने जो खूड है न अपना खेती कर लूंगा छोटी मोटी। बोला सुन ले भाई, जमींदार की सुन ले, नुड़ा काटना तूड़ी ढोना खेती में पड़ाल भी बाना। नुड़ा काटना तूड़ी ढोना खेती में पड़ाल भी बाना, शखर दोपहरी गाद जड़ावे शखर दोपहरी गाद जड़ावे क्यों मुरझावे बाबा बन जा। बन जा। ये गजल बहुत लंबी है, एक अंतिम कवि जो है वो तालियों का मोहताज होते हैं। एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूं, इसमें बहुत सारी, इसमें कई सारे बहुत लंबी गजल है ये, लेकिन एक पढ़ देता हूं और आप मुझे क्षमा करना किसी को बुरा लगे तो इसमें मैंने सच्ची बात कही है और आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कि गात बासड़ी सा बाब्या का, गात बासड़ी सा बाब्या का कदे पुलिस जा गैला पड़ जा। गात बासड़ी सा बाब्या का कदे पुलिस जा गैला पड़ जा, चेली की सलवार पहन के कोने थ्यावा बाबा बन जा। एक बड़ा व्यंग है, बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेली की, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। चेली की सलवार पहन के कोने थ्यावे बाबा बन जा। ये मेरी हरियाणवी गजल थी, बाबा बन जा। डॉक्टर हरिकेश जी आपके पास आऊंगा।
देखो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके की बात कही, ये अपने सामान्य जनमानस की बात इन्होंने अपनी गजल के माध्यम से उठाई है। और बहुत से ऐसे गजलकार अपने हरियाणा में, BM बेचैन भी उनमें शामिल हैं, डॉक्टर साहब उनमें शामिल हैं, तो उन बड़े हस्ताक्षरों में शामिल हो चुके रवि जी, जिसने अपनी बोली में गजल को कहना सीखा। तालियां। जिसने अपनी बोली में गजल को, क्योंकि जो उर्दू तक सीमित थी, मोहताज थी उर्दू जुबान की, उसको हरियाणवी भाषा में एक इस तरीके, मेरे एक जब डॉक्टर साहब गजल कर रहे थे, मैं कई मंचों पे बताता भी हूँ, मेरे एक साथी कवि हैं, वो मेरे से अक्सर पूछा करते थे, मैं भी शुरू में गजल वजल की तरफ गया था, उसके बाद हरियाणवी कविताओं की तरफ आया, मैं अपनी बोली की तरफ आया, तो मेरे साथी ने मेरे को सलाह दी, जब मेरी हरियाणवी कविताएं थोड़ी सी ठीक होगी, मंचों से सुनी जाने लगी, पहचान बन गई मेरी, तो उसने आगे मेरे को एक सलाह दी, बोला भाई हरिकेश अच्छा लिखता है, थोड़ा सा यार वजन में थोड़े काफी कूफी ठीक कर ले, आगा पाछे तुकांत वगैरह ठीक कर ले। तो मैंने उसको एक बात सुनाया करो, एक हंसी मजाक की बात है कि भाई एक जाट की लॉटरी लकड़ गई, एक जाट की लॉटरी लकड़ गई, जाट जाति से था मेरी तरह, उसकी लॉटरी निकल गई, 5-6 करोड़ रुपए जीत गया। विधायक जी ध्यान दो, 5-6 करोड़ रुपए जीत गया, पत्रकार इकट्ठे हो गए आप जैसे, बोला वो वाह वाह तो कमाल कर दिया, यह लॉटरी तने किस तरह लकड़ी तेरी? ने बोला जी मेरा पहला दिन मैंने सुपना आया जिसमें मैंने 5 दिखा, पंजा दिखा, और बोले अगली रात मैंने सुपना उसमें मैंने 3 दिखा, मैंने दोनों बातें गुणा कर दिया, 5 तिया 75 और मैंने 75 नंबर पर अंक लगाया। बोला ताऊ टाड़ा पाड़ दिया, चाड़ा पाड़ दिया, बोला ताऊ चाड़ा पाड़ दिया पत्थर का। बोला क्या बात होगी भाई? 5 तिये तो 15 होया कर। बोला 13 हिसाब तो 40 लाग ली थी लॉटरी। तो मैंने उसी को मेरे साथी को कहा कि भाई मैं अगर इन काफी कॉफी में पढ़ता या किसी और में घुसता तो मन तो लिख ली थी हरियाणवी कविता, मेरी तो ये कविता है ठीक से। एक डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी रचना सुनाई, बहुत इनको तो देख देख के हमने लिखना सीखा है। एक हरियाणवी जनमानस से जुड़ी आपको हरियाणा की माटी में आपको ले चलूंगा, जितने भी दर्शक हैं, और कवियों के लिए तो भाई 5 दर्शक मिल जाओ, ताली बजाने वाले मिल जाओ, उन खातर तो 5000 का बराबर है, पर बजा दो ताली। कि आज मेरे मन पर घनी उदासी छाई, जब भी इस शहर की मस्ती में कभी गांव याद आता है, क्योंकि 3री-4थी क्लास तक मैं भी गांव में पढ़ा था। उसके बाद मैडम आशा पाहुजा जी बैठी हैं यहाँ पर, उसके बाद इस विद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, इनकी छत्र छाया में मैंने आगे बढ़ना सीखा। और इन्होंने, मैं बताऊं, 3री क्लास में था मैं तब, मेरे को रामलीला कराने के लिए मेरे को डायरेक्टर नियुक्त कर दिया था इन्होंने। रामलीला का सीन मैंने करवाया सर, फिर एक नाटक मैंने करवाया। एक दिन मैं सोचने लगा कि ये अभिनय की मेरे अंदर आई कहां से, फिर मेरे ध्यान में आया, मैं तो 3री क्लास में डायरेक्टर बना दिया था मैडम ने। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब भी इन चीजों में जब खो जाते हैं, अपने गांव की उस बचपन को याद करते हैं, उसी खुशबू को आपके सामने परोस रहा हूं कि आज मेरा मन पर घनी उदासी छाई, आज मेरा मन पर घनी उदासी छाई, मने मेरा गांव की याद हो आई, मने मेरा गांव की याद हो आई। और रूस का नाना, जो गांव से जुड़े हैं, आपको एक एक बात आपको उससे जोड़ेगी। और रूस का नाना खेता में जाना, जोड़ का कठारा गोडा गोडा गारा, टप टिब्बा परता बाजना, दादी का चरखा काटना, बर्ती का खाना, माँ का सताना। बर्ती जो जिसपे स्लेट से लिखा करते वो खाया करते चोरी छुपे करके। बर्ती का खाना, माँ ने सताना, दादा का डोगा ताऊ का गोड्डा, भैंस की धार चने की खार, स्कूल की तख्ती खेल की मस्ती, जद शहर में न्या थ्याई, मने मेरा गांव की याद हो आई। कुएं की मंडेर, कंचा का ढेर, होली का फाग, सरसों का साग, डिल्लम डील का खेल, ऊंट की नकेल, गंडासे का तेल, माटी की रेल, गांव की खेल, हिल्ली की देड़, गुड़ की डली, गंवार की फड़ी, वो आधी छुट्टी सारी, ब्याह में जान की तैयारी, और उस तरह फेरदा नाई, मने मेरा गांव की याद हो आई। दूध का बिलोना, दूध का बिलोना, काला बिछोना, कुत्ती के बच्चे पाटोड़े कच्छे, टिंडी का घी, बाजरे की रोटी, माँ का कहना दूध भी बढ़ेगी चोटी, माखी पकड़ना, बेबात झगड़ना, तोते पकड़ना, खो में हाथ देना, गेहूं का बदला मिट्टी गोली लेना। आजकल की पीढ़ी नहीं जानती है जी डॉक्टर साहब, आजकल की पीढ़ी नहीं जानती है। गेहूं को झोली में इकट्ठी करके जाया करते, दुकान पर मिट्टी गोली लिया करते जी। गेहूं का बदला मिट्टी गोली लेना, गोबर की लिपाई, दूध बिलोंदी ताई, मन मेरा गांव की याद हो आई। बाबू का छो, दादी का मोह, बड़दा की जोड़ी, पैर की गोड़ी, टपक दी छात, माँ की खुबात,
मीठा मीठा जुकाम, जाडे का घाम, 5-10 की टोली, दादा बरथे की पोड़ी, चौकस बंद कर की बारना, लुक्का होके की घुट मारना। चौकस बंद कर की बारना, लुक्का होके की घुट मारना, दादा की डोगत पिटाई, मन मेरा गांव की याद आई। कुआड़ पाछल लुक्का माता ही डराना, बरसदम पतरा नीचे नहाना, ताऊ को खो पचड़ की मेला देखन जाना, रोज सन बाबू ताई एक पाड़ा सुनाना, चने की बाकड़ी, दादा की आंगली, रोज तोड़न जाना गंडे, मास्टर तक खाने डंडे, गंडा सत सानी काटना, खेत में जानता नाटना, ततैया न छेड़दा भाई, मने मेरा गांव की याद आई। दादा की सण की रस्सी बाटना, दादा की सण की जेवड़ी बाटना, कड्डी का आंगलियां ता चाटना, छुपम छुपाई उलाना देंदी ताई, माँ का ढेरे काटना, सकूल का ऊंचा बारना, काला कुत्ताओ पाड़ना, पजामत लटकदा लाड़ना, कदे क्या की बाटना, मिले उसे ठाटना, फिर बचपन ने ली अंगड़ाई, मने मेरा गांव की याद। एक आखिरी कमेंट के लिए वीएम बेचैन साहब, आपने जिस तरह का प्रयोग किया था बहुत कम और संक्षेप में जानूंगा। मिर्जा गालिब को आपने जो है वो हरियाणवी में अनुवाद किया है, वो जरा बहुत संक्षेप में। देश दुनिया ने सुनी होगी, मिर्जा गालिब साहब ने लिखा था कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। क्या बात है। लेकिन हरियाणा का आदमी अगर इसी बात ने अपना तरीका तक होगा तो कि हर बात पे कह देस है तेरा फंड गेस है, हर बात पे कह देस है तेरा फंड केस है, पहले तू एनू बता तेरा घमंड केस है। और मरणीय गैला उसका दिल भी मर गया हो गया, मरणीय गैला उसका दिल भी मर गया होगा, ई बैठ कर रो, मरणीय का रिफंड केस है, हर बात पे कह देस है तेरा फंड केस है। रवि जी मिर्जा गालिब भी सोचता हूँ मैंने इतने नुक्ते नाकते क्यों लगाई, यह बात तो इस तरह में कही जा सकती थी। सही बात, कितने तरीके से कही। देखो हरियाणवी के लिए, देखो हरियाणवी का मान सम्मान, हम उस माटी पे बैठे हैं जहां पर भी हरियाणवी की आपको इस तरीके की रचना सुने, इस तरीके का प्रयास अगर आपको दिखाई दे, उसका बढ़ चढ़कर अब विधायक जी बैठे हैं, बहुत हमारे नगर के राजा बैठे हैं भवानी प्रताप, बढ़ चढ़कर कई बार कलाकारों का इन्होंने हौसला बढ़ाया है। और मैं चाहूंगा इसी तरीके से आप इन जैसे कलाकारों बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट और आखिरी रचना आपकी जो इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरी देश दुनिया ने हरियाणा की मस्ती का एक संदेश कि अपनी आंखा में चमक और ओठा पे लाली राख, अपनी आंखा में चमक और ओठा पे लाली राख, लोगा ने बीजी दिखी जा कितना है खुद ना खाली राख। बहुत बढ़िया। और मंजिल के राह के रोड़े से जो 2-4 मानस, छोटा मोटा सरदर्दी का नौंदा उनका गाली राख, क्या बात है, अपनी आंखा में चमक और ओठा पे लाली राख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हरियाणवी की बात की थी, बोली की बात की थी, और बोली में मिठास भी होता है, जैसा तीनों मेहमानों ने बताया कि किस तरह से हरियाणवी अपने आप में जिस तरह का जो अंदाज होता है वो अपने अंदाज से ना केवल तमाम चीजों को, मन के भावों को उकेर देते हैं, बल्कि वो बातें बयां भी कर देते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरह से आज हमने चर्चा की थी कवियों के साथ, हरियाणवी बोली की बात की हमने, किस तरह से जो है जो भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनकी भी चर्चा की है। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं तीनों कवियों से आग्रह करूंगा मंच पर रहें, क्योंकि अब सम्मान का वक्त है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी बोलियों के माध्यम से आज भिवानी की